नमस्कार दोस्तों, इंडियन जीके की क्लास नंबर 12 में आपका स्वागत है। ये क्लास इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम में इंडियन जीके या जीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्लास इस तरीके से बनाई गई है जिसमें प्रीवियस ईयर और नए आगामी वर्षों के क्वेश्चन आने की संभावना है। ये हर उस एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी के आपके एग्जाम हो, रेलवे के आपके एग्जाम हो, या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम, पुलिस के एग्जाम हो, अग्निवीर हो, किसी भी एग्जाम में, मेट्रो के एग्जाम जिसमें ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन जीके में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को कराने का मूल उद्देश्य ये है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके और आप लोग अपनी तैयारी को बड़े तरीके से चेक कर सके और तैयारी को कर सके। इनके 4 ऑप्शनों के बारे में जब बताया जाता है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग एक रजिस्टर लेके उन बातों को नोट करेंगे और उन्हें याद करेंगे। यदि आप इस प्लेलिस्ट की 45 क्लासें देख लेते हैं तो विश्वास मानिए, जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आगामी आने वाले टाइमों में ये सारी प्लेलिस्ट डाली जाएंगी। धीरे धीरे करके एक करके मैं डाल रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को, चैप्टरों को डाल रहा हूँ, तो आपकी वो तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और ध्यान से अपने पेन और रजिस्टर को लेके बैठे इन बातों को नोट्स करें। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन लगभग आपने सुन रखे होंगे मेरी प्लेलिस्ट पुराने क्वेश्चनों में, आंसरों के डिस्क्रिप्शन में। तो मैं चाहूंगा आप लोग इन क्वेश्चनों के जवाब दें। जो क्वेश्चन नए हैं उन्हें आप समझेंगे और आप सीखेंगे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया था? तो सही जवाब क्या है? सारंगी है, वीणा है, तबला है, मृदंग है। क्या सही जवाब है आपको बताएंगे आप। इस क्वेश्चन का सही जवाब है समुद्रगुप्त के काफी सारे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया। समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया और ये उपाधि दी उन्हें एक विदेशी इतिहासकार स्मिथ के द्वारा। स्मिथ स्मिथ के द्वारा। दोबारा लग करते हैं एक बार, ये थोड़ा सा स्मिथ लिखने में गलती हो गई है तो सही करते हैं इसको। स्मिथ के द्वारा क्या दी गई उन्हें? भारत का नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। याद है इस बात को। और एक इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद या मैं कहूं वर्तमान नाम है प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त पर आधारित थी और जिसकी रचना की गई थी उन्हीं के दरबारी कवि हरिश्चंद्र के द्वारा, जिसमें समुद्रगुप्त की तारीफें की गई थी। ये बात, दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। समुद्रगुप्त का शासनकाल यदि आप जानना चाहते हैं तो भारत की भूमि पर 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक का जो शासन था वो समुद्रगुप्त का था। और इसी गुप्त वंश के शासन को, या मैं कहूं गुप्त काल को कहा जाता है भारत का स्वर्ण काल। भारत का स्वर्ण काल। याद रहेंगी ये बातें। आगे चलते हैं, एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। भारत का नेपोलियन स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त है। इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र में, जिसमें समुद्रगुप्त की तारीफ की जाती है, जिसका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक रहता है। और गुप्त काल है भारत का स्वर्ण काल। कुतुब मीनार के परिसर में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ या खंबे की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। उस खंबे की स्थापना, जो खंबा बनाया गया था, लोह स्तंभ, किसके द्वारा बनाया गया था, तैयार करवाया गया था, किसके शासनकाल में तैयार करवाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। विक्रमादित्य के नाम से। विक्रमादित्य परमार वंश के ताकतवर और प्रतिभाशाली, या मैं कहूँ सबसे ताकतवर शासक रहे परमार वंश के विक्रमादित्य, जिनकी कहानी आपने अक्सर विक्रम और बेताल के तौर पर सुनी होगी। ठीक। और इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर पहली बार उपाधि धारण की गई चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और इन चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था 319 ईस्वी से लेके 335, मतलब समुद्रगुप्त के फादर थे ये। और यही है गुप्त काल के, ये बात सारी जो बताई है, ये आपको जो टाइम बता दिया गया है ये बताया गया है चंद्रगुप्त प्रथम का। और जो बाय मिस्टेक थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था मैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात की जा रही है, तो इसका शासनकाल है 380 से लेके 380 ईस्वी से लेके है 413 ईस्वी का। ये याद रखना है आपको। और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, जिस कंसेप्ट को अकबर, मुगल काल के एक शक्तिशाली शासक अकबर ने कॉपी किया। और अकबर ने भी अपने दरबार में 9 रत्न रखवाए थे, जिसके आगे वाले क्वेश्चनों में आगे बताया जाएगा। तो कुतुब मीनार परिसर में जंगरोही धातु के संयोजन से बना लोहे के स्तंभ की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की, या उर्फ विक्रमादित्य ने की, जो कि आपको पता है, जिसका शासनकाल है 380 से लेकर 413।
जब मैं क्लास को खत्म करने से पहले इन्हीं क्लासों के क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट करवाऊंगा, तब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों के आंसर दें और आपकी तैयारी देखते हैं कैसी है, आपकी कैपेसिटी कैसी है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते थे? अभी आपको बताया है, जो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता था। क्या है आपका सही जवाब? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मैंने बता दिया था, विक्रमादित्य सही है। ये सेंट्राकोटस को देख के कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो जो सेंट्राकोटस है ये है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। याद रखना है आपको, यूनानियों के द्वारा नाम दिया गया था सेंट्राकोटस, चंद्रगुप्त को बोला गया। भारत का नेपोलियन बोला गया, किसको कहा गया था? ये कहा गया था समुद्रगुप्त को, याद रहेगा। और प्रभाकर किसे कहा गया? ये क्वेश्चन मैं पूरी तरीके से आप पर छोड़ता हूं। यदि आप जानते हैं किसे कहा गया प्रभाकर, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने ध्यान से क्लासें देखी होंगी वो बता सकते हैं प्रभाकर के नाम से किस राजा को जाना जाता है। तो आप लोग इसे कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये भी आपको बता दिया गया है। भारत का जो प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है वो कहा जाता है गुप्त वंश को, गुप्त वंश के शासनकाल को कहा जाता है भारत का प्रथम स्वर्णिम काल। ठीक है, याद हो सकती है बातें। प्रतिहार, सेना और लोधी ये अलग अलग राजवंश है। स्वर्ण काल के बारे में बात की जा रही है तो सही जवाब होगा गुप्त। लिच्छवी वंश के मुखिया की पुत्री कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से विवाह किसने किया था? कुमार देवी से विवाह करने वाला शासक गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने लगभग 319 ईस्वी में शासन संभाला और अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए लिच्छवी वंश की पुत्री या बेटी कुमार देवी से शादी करता है और अपनी सीमाओं को और बढ़ाता है। और उसी की याद में 319 के अंदर चांदी के सिक्के चलाए गए, चांदी के सिक्के चलाए गए, और जिसे अर्थशास्त्र के ज्ञाता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने रूपारूप कहा था चांदी के सिक्कों को। ठीक, आगे चलते हैं। कल्लन नामक लेखक ने अपनी संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा था? कल्लन जो लेखक था, मूलतः आप सबको पता होना चाहिए कि कहाँ का इतिहास लिखता था कल्लन ने कहाँ के राजाओं की बात की। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा वो होगा कश्मीर, मतलब ऑप्शन नंबर ए की बात की जा रही है इसके अंदर। याद हो सकती है बातें, नहीं हो सकती है ये यदि आपको याद है तो आप अपना आंसर लिख के भेज दें फटाफट इस क्वेश्चन के ऊपर, जो भी आपको लगता है क्या हो सकता है सही जवाब। कश्मीर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और थोड़ा सा आगे और समझते हैं। कश्मीर का इतिहास लिखा था कल्लन के द्वारा, जिस किताब का नाम था रास्तरंगिणी। सही जवाब है ए। इसको पहले फ्री करते हैं अपन। कश्मीर के इतिहास की बात करें, लेखक थे कल्लन और इन्होंने बुक लिखी रास्तरंगिणी, रास्तरंगिणी। ठीक है, अब बात आती है तमिलनाडु के इतिहास की। तमिलनाडु का जो इतिहास लिखा गया, तमिलनाडु के इतिहास के ऊपर लिखा गया हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु, एक बुक लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु के लेखक की बात करें तो रंजधामोनी, रद्दी या मोनी एक लेखक हुए जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु लिखी। विजयनगर की किताब की बात करें जिसमें विजयनगर की हिस्ट्री लिखी गई है, वो लिखी गई है ए फॉरेन एम्पायर, मतलब एक विदेशी साम्राज्य। इसके लेखक आप नाम से ही पहचान सकते हैं। जो इसके लेखक होंगे उनका जो सही जवाब होगा, जो लेखक हैं वो है रॉबर्ट स्लेव। राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रीमा आहूजा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान रीमा आहूजा ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा आहूजा। रीमा आहूजा। निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक है? आपको बताना है गुप्त वंश का शासक कौन सा है। गुप्त वंश का शासक कौन सा है आपको बताना है। चलो मैं आपको बता देता हूं। विमा कन्फिसेस है कुषाण वंश के, धनानंद है नंद वंश के, और कनिष्क ये भी है कुषाण वंश के,
और विक्रमादित्य ही बचते हैं लास्ट में, आपके गुप्त वंश के शासक विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड को भी जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। काल को, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया? तो बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे, गुप्त काल को कहा गया भारत के इतिहास का पहला स्वर्ण काल, और मुगल काल को कहा गया भारत के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल। आप लोग याद रखेंगे, मराठाओं का हिंदुत्व काल था और गौतम बुद्ध का धार्मिक चेतना का काल था। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न शामिल नहीं था? तो आप ऐसा करें, इसका जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न नहीं था? आपको बताना है। सूरदास, शपनक, वरुचि या कालिदास? कौन नहीं था आपको ये बताना है। तो देखिए, विक्रमादित्य की बात करें या आप बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की, चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में नवरत्नों की प्रथा चालू हुई पहली बार, जिसे कॉपी किया गया था अकबर के द्वारा। उसके दरबार में 3 नाम तो यही थे, आपको पता होना चाहिए, वरुचि, कालिदास, शपनक। सूरदास जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उसका संबंध विक्रमादित्य से नहीं है, या मैं कहूं चंद्रगुप्त द्वितीय से नहीं है। बात समझ में आती है? अब आप ये बताइए हल्का सा, हाँ, कि कौन कौन से जो बचे हुए नाम हैं वो कौन कौन से हैं, यदि आपको पता है तो। मैंने पहले ही चंद्रगुप्त के दरबार के जो 9 रत्नों की बात की थी वो करवा दी थी, आपको पता होना चाहिए। एक तो है वराहमिहिर, दूसरा है अमर सिंह, एक नाम और आता है बेताल भट्ट, एक नाम और आता है शंकु, एक नाम आता है आर्यभट्ट, एक नाम और आता है धनवंतरी। ये जो है वो है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के 9 रत्न। कौन कौन से भाई? 3 तो आपके सामने लिखे हुए हैं, वरुचि, कालिदास और छपणक। इसके बाद वराहमिहिर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, आर्यभट्ट और लास्ट में आपके सामने धनवंतरी। ये 9 नाम आपको याद होने चाहिए। इसी को कॉपी आगे अकबर जाके करता है, और अकबर भी अपने दरबार में 9 रत्नों को या 9 प्रमुख व्यक्तियों को रखता है सलाहकार के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति है? ध्यान से पढ़ेंगे, कालिदास की कृति कौन सी है आपको ये बताना है। हम सब जानते हैं कि कालिदास की कृति, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति है? आपने ध्यान से सुना होगा तो सही जवाब है मेघदूत कालिदास के। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशनम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, इन सबों के साथ मेघदूत का नाम आता है। तो बिल्कुल मेघदूत जो है वो बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। आगे हम थोड़ा सा और बढ़े तो हर्ष चरित्र के बारे में बात की जा रही है। हर्ष चरित्र के जो लेखक थे वो आप सबको पता होना चाहिए, कौन है भाई? सही जवाब होगा आपका, जिन बच्चों ने बाण भट्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं या जिन्होंने बाण भट्ट लिख के भेजा है, उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। हर्ष चरित्र के जो लेखक थे वो कौन थे? बाण भट्ट थे, बाण भट्ट। रामचरितमानस के जो लेखक थे वो थे तुलसीदास। मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे वो थे विशाख दत्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? यदि आप लोगों ने पिछला आंसर डिस्क्रिप्शन से ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास के द्वारा की गई थी। वेद व्यास किसकी रचना करते हैं? रामायण की। शूद्रक ने किसकी की थी? मृच्छकम, मृच्छकटिकम। हरिसेन ने क्या लिखवाया था? हरिसेन ने लिखवाया थी प्रयाग प्रशस्ति। यही देखिए, आप पहले भी इन सब बातों को सुन चुके हैं प्रीवियस इनके अंदर। अब ये चैप्टर प्राचीन भारत जो हमारा खत्म होने की तरफ जा रहा है तो हमें क्वेश्चनों का रिपीटेशन देखने को मिलता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है कालिदास के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के दरबार के कवि थे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के दरबार के जो कवि थे वो कौन थे साहब? हरिसेन थे, जिनके द्वारा मैंने पहले ही बताया आपको पिछले क्वेश्चन में लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति, जिसके अंदर समुद्रगुप्त की तारीफ की गई है। बात समझ में आई? बाण भट्ट के संबंध की हम बात करें, बाण भट्ट, बाण भट्ट की बात करते हैं। हर्ष चरित्र,
हर्ष चरित्र के बारे में बात होती है। तानसेन, अकबर, तुलसीदास याद करके बताएंगे। आप लोग कमेंट करें फटाफट एक बार जल्दी से। अरे सरकार, मैं भाई को भेज रहा हूँ, बस ये 20 मिनट में क्लास रिकॉर्ड करके आ रहा हूँ मैं, लाइव चल रही है ना, ज्यादा चला भाई को भेज। अरे नहीं सुनो, अरे फ्लैक्स पहुंच गया आपके पास, पहुंचेगा 2 मिनट में बस बंदा। आप इसे लगा तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, फिर 2 मिनट में पहुंच रहा है बंदा। सुन, अंशुल को फोन कर फटाफट, फ्लैक्स से बढ़ाओ और जल्दी पहुंच रहा है, जल्दी बोल। हाँ तो भाई, आप लोगों का जवाब मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस बात को नोट कर लिया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसकी उपलब्धि दर्ज करता है? तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। मैं पहले ही बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से है। राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर एक किताब 12वीं शताब्दी में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मुझे लगता है आज की क्लास छोटी होगी आपके लिए, क्योंकि लगभग लगभग बातें आपको बता दी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी, कल्हण के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी कौन सी भाषा में लिखी गई? तो सही जवाब होगा आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई, और ये लिखी गई थी राज तरंगिणी का जो अर्थ की बात करें, अर्थ की बात करें तो इसका होता है राजाओं की नदियां, राजाओं की नदी, राजाओं की नदी इसका सही जवाब है। हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। वृहत संहिता के लेखक कौन है? यह वृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास, अश्वघोष, महावीर या आर्यभट्ट? जो भी आपको जवाब सही लगता है आप बताएंगे। ये इसका जो सही जवाब है आप लोग दे पा रहे हैं तो सही है। वृहत संहिता लिखी गई वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई थी, और लगभग कुछ किताबें कहती हैं 5वीं से 6ठी शताब्दी के अंदर, 5वीं से 6ठी शताब्दी के अंदर लिखी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा कुछ और किताबें भी लिखी गई थी, जैसे पंच सिद्धांतिका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वराहमिहिर ने किताब और लिखी जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की थी? तो सही जवाब होगा वराहमिहिर ने की थी। अब बात आती अश्वघोष। अश्वघोष ने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? आप बताएं यदि बता सकते हैं तो। इस किताब का सही नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई, आर्यभट्टियम। और तुलसीदास आप सब जानते हैं, तुलसीदास के द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। उसका कमेंट से आपको जवाब देना है क्या है उसका सही जवाब, ठीक है। रामायण, चलो बोल देता हूं मैं। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? यदि जिसको भी लगता है मुद्रा राक्षस लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा, तो उसका जवाब बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो सही जवाब होगा विशाख दत्त। ये किताबें देख कितनी बार रिपीट हो रही हैं, और ऐसे ही रिपीट होती है। बाण भट्ट ने की थी हर्ष चरित्र। और तुलसीदास के बारे में आप सब जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, कुमार संभवम, ऋतु संगार, मेघदूत जैसी प्रसिद्ध किताबों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा कालिदास के द्वारा की गई थी। रामचरित्र मानस की बात करें तो किसने लिखी थी रामचरित्र मानस? तुलसीदास ने। राम चरित्र मानस, मानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति नहीं है? ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको पढ़ के लगाना है, इसका आंसर लगाइए जल्दी से। हाँ तो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए। कालिदास की कृति कौन सी नहीं है? अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमोर्वशिया है, कुमार संभवम है, हर्ष चरित्र इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हर्ष चरित्र की रचना की गई थी किसके द्वारा? बताइए भाई, हर्ष चरित्र। तो सही जवाब है, सुन सुन के परेशान हो गए होंगे और दिमाग में छप गया होगा, बाण भट्ट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? आपको बताना है। विक्रमादित्य, शाबाश, क्या क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही बता दिए गए हैं। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो राजा था वो था गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासन काल माना जाता है 380 ईस्वी से लेके लगभग 413 ईस्वी तक। और यही है गुप्ता काल का सबसे ताकतवर शासक, जिसने सबसे ज्यादा फैलाया गुप्त वंश को। ठीक है, याद रहेंगी ये बातें।
इनके दरबार में 9 रत्न थे जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूं पिछले ही लिख के। अमर सिंह, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, शकणक, संपू और वरामीर, बेताल भट्ट और वररुचि जैसे प्रसिद्ध लोग, विद्वान लोग रहे हैं इनके दरबार में, याद रखना। समुद्रगुप्त के बारे में याद बात करें तो इन्हें कहा गया भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। कनिष्क ने बसाया था पुरुषपुर, जिसे हम सब जानते हैं किसके नाम से, वर्तमान नाम है पेशावर, पाकिस्तान के अंदर है। अशोक का जो नाम है प्रियदर्शना, प्रियदर्शी बोलते हैं। और सारी बातें आगे की जाएंगे डिस्कस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मगध राज्य मतलब बिहार के अंदर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जवाब है आपका कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका कुमार गुप्त। याद रहेंगी बातें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट और सही जवाब है। और कोई बात? आगे चलते हैं नेक्स्ट। चोल साम्राज्य में निम्न में से किस कर की वसूली नगद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? गुडी, पूर्वु, वेट्टी या कड्डू, कौन सा है भाई? बताइए आप। जो भी आपको सही जवाब लगता है आप बताएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका चोल वंश, दक्षिण के राज्य स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर चोल वंश की हम बात करें तो वेट्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और चोल वंश जो पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, चोल वंश का शासनकाल माना जाता है लगभग 8वीं से लेके 12वीं सदी तक। भारत के दक्षिण भाग पर जिन्होंने इस शासन किया उनकी बात की जा रही है, चोलों की। और चोल वंश के जो संस्थापक थे, ध्यान से सुनना आप लोग, आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो चोल से ही आएंगे। और यही मिक्सअप बात है। हम लोग आपकी तैयारी कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं जिससे एक बार में चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएं आपके। चोल के संस्थापक कौन है? विजयालय। क्या नाम था भाई? विजयालय। और इनकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी का सिंबल मैं ये बनाता हूं हमेशा। राजधानी की बात की जाए तो राजधानी थी तंजावुर। तंजावुर इनकी राजधानी रही है। और इनके बारे में आगे थोड़ी सी हम बात करेंगे। आपको याद रखना है चोल वंश के द्वारा एक ऐसा टैक्स जो नगद ना लेकर उससे काम करवाया जाता था उसे बोला गया वेट्टी। चोल वंश के टाइम था 800 से लेके 1200 ईस्वी तक। संस्थापक थे विजयालय और राजधानी थी तंजावुर। किस प्रसिद्ध मंदिर को वृद्ध मंदिर या द बिग टेम्पल के रूप में जाना जाता है जिसका निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था? दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर, तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर, कुंभकोण के नागेश्वर स्वामी मंदिर या तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। ये अपने आप में क्वेश्चन सॉलिड है और बिल्कुल सही जवाब कुछ बच्चे दे पा रहे हैं। तंजावुर पढ़ाया आप लोगों ने। राजधानी में ही बनाया गया सबसे बड़ा मंदिर तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर। याद रखें आप इन बातों को, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। दारासुरम में किसका मंदिर है? ऐतेश्वर का मंदिर, याद रखें। तिरुपति में किसका है? वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, यही पता होना चाहिए। कुंभकोणम में किसका है? नागेश्वर स्वामी का मंदिर है। ये क्वेश्चन 4 ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तब भी विश्वास माने आप लोग, इनके बारे में अपने आप में पेपर में क्वेश्चन छपने के चांस बन जाते हैं। ये था आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का। आप लोगों को फटाफट आंसर देना है। आप कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा आंसरों को दे पाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। दोबारा से एक बार नई क्लास को, नए आपको एक्सपीरियंस करने का मौका। फटाफट आंसर दें, जल्दी से आंसर दें भाई। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा गया? तो सही जवाब है वीणा। कुतुब मीनार के परिसर में जंग रोधी धातु के बने लोहे खंबे की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया? तो सही जवाब होगा विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा गुप्त वंश, या मैं कहूं क्या बोलेंगे, गुप्त वंश बिल्कुल सही जवाब है इसका। लिच्छवी के मुखिया की पुत्री कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? तो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था, सही जवाब है। कल्लण नामक लेखक ने अपनी संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहां के राजाओं का इतिहास लिखा? तो लिखा गया
कश्मीर का इतिहास, कल्लण की राजतरंगिणी के अंदर हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु मनोहर धियामोनी के द्वारा लिखा गया। विजयनगर ए फॉरेन एम्पायर रॉबर्ट स्लेव के द्वारा लिखा गया। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखी गई रीमा आहूजा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? तो आपका सही जवाब होगा, सही जवाब गुप्त शासक कौन था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं लगा रखा था, तो बी बिल्कुल सही जवाब है, लिखा हुआ था बाकी गुप्त है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो गुप्त वंश का है। धनानंद नंद वंश का है। विमा कन्फ्यूशियस कुषाण का है। और कनिष्क किसका है? कुषाण का है। काल का किस काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भारत के इतिहास का पहला स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को, और दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल काल को। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न शामिल नहीं थे? तो सही जवाब है सूरदास। ये बात आपको याद रखनी है, आगे भी क्वेश्चन में आएंगे। विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे, 9 नवरत्न कहे गए वो थे वरुणची, कालिदास, शपणक, वरामीर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, शंकु, आर्यभट्ट और धनवंतरी। ये 9 नाम याद करने, दोबारा सुने, वरुचि, कालिदास, शपणक, मेरे साथ बोले, वरामीर, अमर सिंह, बेताल और शंकु, आर्यभट्ट, धनवंतरी। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति नहीं है? तो सही जवाब होगा मेघदूत कृति है, मतलब ये पूछा गया कृति कौन सी है, तो सही जवाब है मेघदूत। हर्षचरित्र की रचना आर्यभट्ट ने, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की है, ये बात याद रखें। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? तो सही जवाब है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कालिदास के द्वारा। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई। वेद व्यास और शूद्रक ने रामायण और मृतकटिकम की रचनाएं की थी, ये बात याद रखें। निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री था? तो सही जवाब है समुद्रगुप्त का नाम देखते ही हरिसेन लगा थे। हरिसेन ने लिखवाई प्रयाग प्रशस्ति। और बाण भट्ट की बात करें तो उनके द्वारा रचना की गई थी हर्षचरित्र की। तुलसीदास के द्वारा हम बात करें समुद्र दरबारी के, तुलसीदास के द्वारा बात की जाए तो लिखा गया रामचरितमानस, रामचरितमानस। और तानसेन अकबर के दरबार में अकबर के दरबार का नवरत्न संगीतकार था। अकबर के दरबार में क्या था? संगीतकार। नेक्स्ट आ गया आपके लिए इलाहाबाद स्तंभ में अभिलेख किसकी उपलब्धि दर्ज है? तो समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है, जिसको वर्तमान में प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास में 12वीं शताब्दी में लिखी गई, कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई। कल्लण के द्वारा लिखी गई और अर्थ है इसका राजाओं की नदी। व्रत संहिता की रचना वराहमिहिर के द्वारा की गई 5वीं-6वीं शताब्दी के अंदर। पंच सैद्धांतिका एक अलग ही पंच सैद्धांतिका की दूसरी किताब है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम की रचना की और तुलसीदास ने रचना की रामचरितमानस की। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? सही जवाब है विशाखदत्त के द्वारा। तुलसीदास ने रामचरितमानस, बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र और कालिदास आप सब जानते हैं। 6 किताबें याद करनी है आपको। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति नहीं है? तो सही जवाब हरिश्चरित्र, बाणभट्ट ने। आप 3 यहाँ भी याद कर सकते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये सब जो किताबें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हो ही गया है, यहाँ पर मालविका अग्निमित्र आपको याद रखनी है, इस तरीके से कुमार संभवम हो ही गया है, इस तरीके से याद रखें। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो वो सही जवाब है चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी और वो गुप्त साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की जाती है। चोल साम्राज्य के किस कर को वसूली नगद के रूप में नहीं लेते थे? सही जवाब होगा वेट्टी। क्या है सही जवाब? वेट्टी जो कर है वो नगद के रूप में ना लेकर श्रम करवाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात की जा रही है। चोल के संस्थापक विजयालय और राजधानी तंजावुर। क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। प्रसिद्ध मंदिरों की बात की गई, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ बनाया गया? तो सही जवाब होगा राजा राज चोल के द्वारा बनाया गया था। तंजावुर का वृद्धेश्वर का मंदिर बनाया गया। दारासुम का ऐतेश्वर मंदिर, कुंभकोणम का नागेश्वर स्वामी मंदिर और तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर बनाए गए हैं। आज की क्लास में यही क्वेश्चन थे। आप लोगों ने क्लास को देखा उसके लिए धन्यवाद। इन क्लासों को अपने रजिस्टरों में नोट करें और उसे याद करें, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। ऐसे वीडियो देखने से आपको याद नहीं होता है, आपके पास नोट होना जरूरी है। आज के लिए इतना ही था। मुलाकात आपसे कल इसी समय शाम को 8 बजे भीष्म क्लास की सीरीज में होगा, जिसमें मैं आपके लिए कुछ नए और क्वेश्चन लाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।